नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा, यह सवाल बरकरार है। दरअसल कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों को 1.5 महीने बीत चुका है और इस बीच सरकार और किसान जनप्रतिनिधियों के बीच 8 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन अब तक बात बनी नहीं है। हालांकि 8 जनवरी को 9वें दौर की वार्ता होनी है। इस बीच किसानों ने आंदोलन की आगे की रणनीति को साफ कर दिया है, यानी कि कल से किसान आंदोलन और तेज होने वाला है। कल से 2 सप्ताह के लिए किसान देश जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होंगे। 7 जनवरी को केएमपी बंद करके इस पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान प्रतिनिधि ये साफ कर चुके हैं कि 26 जनवरी तक अगर सरकार ने कानून को वापस नहीं लिया तो राजपथ पर भी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। आज की बड़ी बहस का सवाल यह है कि देश जागरण अभियान से आंदोलन को कितनी मजबूती मिलेगी और आखिर बैठक से सुलह समझौते का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है। 1.5 महीने से किसान डटे हैं, समाधान कब निकलेगा, यह भी सवाल अपने आप में बरकरार है। ये तीनों ही अहम सवाल हैं, तो बड़ी बहस के इन्हीं सवालों के साथ खास मेहमान के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीन नए कृषि कानूनों को रद्द कराने के मुद्दे पर किसान और सरकार के बीच का गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। सोमवार को विज्ञान भवन में हुई 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब एक बार फिर दोनों पक्ष 8 जनवरी को आमने सामने होंगे। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही एमएसपी की गारंटी का नया कानून बनाने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने किसानों से एमएसपी पर मंथन करने को कहा, लेकिन बात नहीं बन पाई। हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है, इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ, तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। कड़ाके की ठंड और बारिश में भी किसानों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भारी संख्या में बुजुर्ग भी शामिल हैं। बारिश और कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग किसान बॉर्डर पर चट्टान की तरह डटे हुए हैं। लगातार दिल्ली में हो रही बारिश और ठंड की वजह से किसान अपने अलग अलग तरीके से इससे बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हर तरफ टेंट को सजाते हुए, संवारते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पे ये टेंट है छोटा सा, और यहाँ पे ट्रॉली में लोग बैठकर रात गुजारी हैं। आप देखेंगे अंदर का नज़ारा, इसी के अंदर आज सड़कों पे जहाँ पानी पूरा बहता नजर आ रहा था, लेकिन मजबूरी है कि ये लोग जाएं तो जाए कहाँ, क्योंकि आंदोलनकारी हैं और इसीलिए इस तरह के टेंट में इस तरह लोटे हुए लेट कर आराम करते नजर आ रहे हैं। वीर जी, बारिश हो रही है फिर भी आप लोग इस तरह गीले में ही हैं? गीले तो हैगी है, मुश्किल बहुत है। जी, पानी बस किसानों के लिए तो बढ़िया है ना ये बारिश? हाँ, किसानों के लिए ऐसा है जो असी दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, साडियां कणकां नूं रब आप पानी ला रहा है, सानू पानी लाने की लोड़ नहीं, कोई ਉਹ नहीं। पर मोदी साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਤੋੜਤੇ ना बहुत बुरा हाल होगा ਉਹਦਾ। चलिए, सब्र थोड़ा तो बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे तमाम तरह से लोग हैं किसान, और देखेंगे किस हिसाब से कि बारिश में आप देखेंगे टेंट को, इसी टेंट में जो जमीनों पे बिस्तरा गीला है, फिर भी ये बुजुर्ग किसान इसी टेंट में अपने आप को बचाकर और अंदर आराम करते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि बारिश हो, तूफान हो, ठंड हो या फिर आग हो, इनको हिलाने वाला नहीं, ये अड़िग है किसान। ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होता तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन बात बनती अभी तक नजर नहीं आ रही।
सरकार अपने संशोधन वाले स्टैंड पर कायम है, तो बॉर्डर पर किसानों का रुख भी एकदम साफ है कि वो ऐसे ही मजबूत इरादों के साथ डटे रहेंगे जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती। पहले तो ये समझने की लोड़ है कि जो अब की सरकार है फांसीवादी सरकार है। फांसीवादी कभी भी जल्दी झुकने वाला नहीं। सरकार अड़ेगी, ये देखती है कि किसान कितना टाइम देखते हैं। लगातार सरकार मीटिंग दे रही है, हम भी मीटिंग में जा रहे हैं। सरकार को ये प्रॉब्लम है कि जे अब एक मांग मान ले, जो कारपोरेट घराने हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मानेगी जरूर, समय लगेगा। जितना टाइम मोदी सरकार ने लगाना लगा ले। हम 6 महीने के लिए आए हैं, 6 महीने के आगे वाली राजनीति देखेंगे। नहीं है ये जिन्ना चਿਰ ਕਾਨੂੰਨ बिल्कुल कानून ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਖਾਰਜ नहीं होंगे उन्हें चਿਰ वापस नहीं जाएंगे। यस है नो? यस और नो। सरकार तो कह रही है नो और हम कह रहे हैं यस। भाई यस हमारी तरफ तो है, हम तो आराम से बैठे हैं, सरकार अड़े हुई है, किसान तो तैयार है, कानूनों को रद्द कर दो और हम अपने घर चले जाएंगे बस। किसानों के आंदोलन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। बारिश के बावजूद महिलाओं के हौसले में कोई कमी नहीं दिख रही और वो नए कृषि कानूनों का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही हैं। अरे जी, सबसे पहले तो तकलीफें सरकार ने बहुत सारी तकलीफें दी हैं, हम उनका सामना करके यहाँ डटे हुए थे। ऊपर से भगवान भी किसानों के पीछे पड़े हुए हैं। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, हमारे टेंट टपक रहे हैं, रजाई बिस्तर जो थे हमारे पास वो भी भीग चुके थे। तो कुछ भाई जो हैं हमारे, जो निर्दयी नहीं है सरकार की तरह, वो लोग कंबल रजाइयाँ यहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भाइयों की दुकानें यहाँ थी, उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको दुकानों पे सुलाया जाए ताकि वो बीमार होने से बचें। बारिश भी आई है, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, सरकार भी तकलीफें दे रही हैं, लेकिन हम मोर्चे पे फिर भी डटे हुए हैं। ये ना लगे कि हम औरतें उनका साथ नहीं दे रही या भगवान भी हमारे खिलाफ है, सरकार भी हमारे खिलाफ है। हम इनके 50% कहते हैं ना बेस्ट हाफ, तो हम बेस्ट हाफ का परफॉर्मेंस यहाँ कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप जो ये काले कानून लेके आए हो सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए, आप उन्हें वापस लीजिए और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप में थोड़ी सी संवेदना बची होगी और आप इन्हें वापस लेंगे और लोगों का उद्धार करेंगे, है ना। वहीं अगर बात हरियाणा की करें तो कई जिलों में केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। पंचकुला में 12 दिन से लगातार चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसान डटे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है, कानून की वापसी। जाहिर है प्रदेश के जिलों से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उम्मीद जताई है कि 8 जनवरी को होने वाली बैठक में हल निकल सकता है, लेकिन किसानों के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है मानो किसान लड़ाई और बड़े स्तर पर करने की तैयारी में हैं और आंदोलन को भी लंबा खींचने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो चलिए, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से किसान लगातार डटे हुए हैं। इस बैठक के बावजूद भी जो रास्ता है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा और इसीलिए किसानों ने अपने आगे की जो रणनीति है उसको भी स्पष्ट कर दिया है। यानी कि अब देश जागरण भी होगा, ट्रैक्टर रैलियां भी निकलेंगी, साथ ही साथ वार्ता सरकार के साथ चल रही है। अब उसमें हल और समाधान कैसे निकलेगा, यह सवाल पूरे देश के सामने बरकरार है, क्योंकि 41 दिनों से यह विरोध प्रदर्शन जारी है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत इस चर्चा में। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपके ही पास आता हूं, क्योंकि 41 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अब तो आगे की जो रणनीति है वो भी किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। किसानों ने अब ये बता दिया है कि एक तो वो देश जागरण अभियान चलाने वाले हैं, दूसरा ये कि ट्रैक्टर रैलियां भी निकलेंगी जो कि दिल्ली के चारों तरफ होंगी। कैसे इसको देखा जाए और क्या हल होगा, कैसे समाधान निकलेगा, ये सवाल भी देश के सामने बरकरार है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, देखिए, मैं आपके अंतिम वाक्य से उत्तर देना शुरू करूंगा। आपने कहा समाधान कैसे निकलेगा। समाधान आज निकले, रात में मध्यरात्रि को निकल जाए, या 2 दिन बाद निकले या 20 दिन बाद निकले, समाधान जब भी निकलेगा संवाद से निकलेगा। और सरकार संवाद से एक दिन के लिए भी पीछे नहीं हटी है। हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं। हम सरकार के नाते, सरकार के ओर से निरंतर जो किसानों के, आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। मैं कुछ शब्द प्रयोग जो इन प्रदर्शनों को लेकर रिपोर्टिंग के दौरान या चर्चा के दौरान हो रहे हैं, उसमें एक संशोधन की विनम्र गुजारिश करूंगा। बारंबार जब ये कहा जाता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उस
इससे एक आभास ये जाता है आयुष भाई कि मानो सारे देश का किसान इन कानूनों के खिलाफ हो। निसंदेह जो आंदोलन कर रहे हैं वे भी किसान हैं, वे इस देश के ही हैं, वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बंधु हैं। लेकिन एक तरफा ये कहना कि सबके सब किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं, ये तथ्य नहीं है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो जाता है। आवेश में, भावावेश में हम ऐसा कर जाते हैं। ऐसे ही लगातार कुछ लोग, कुछ किसानों के प्रतिनिधि, कुछ उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, वो लोग इन कानूनों को कह रहे हैं कि ये काले कानून हैं। हमारा ये कहना है कि किसी भी मायने में काले नहीं है, इन कानूनों में कुछ भी काला नहीं है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्षेत्र में किसानों की फसल की खरीद फरोख्त के मामले में जो कुछ काला धंधा चलता था, उस काले धंधे पर रोक लगाने में और किसानों को अपनी फसल का दाम निगोशिएट करने में, अपनी फसल अपनी इच्छा की जगह बेचने की स्वतंत्रता देने में ये कानून मदद करने वाले हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है, हम बारंबार सबको कह रहे हैं और देश के बहुसंख्यक किसान इस बात से सहमत भी हैं कि ये कानून किसानों की बेहतरी के लिए हैं, ये किसानों की बेटरमेंट के लिए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, देखिए कई चर्चा में ये सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं, आज फिर से मैं वही सवाल पूछूंगा, क्योंकि सरकार ने हम ये मान के चलते हैं कि भाई देखिए कानून अगर आप लोगों को वापस करने होते तो अब तक हो गया होता, 8 दौर की वार्ता में तो ये हुआ नहीं। किसान ये कह रहा है कि आप वापस नहीं लेंगे, हम वापस जाएंगे नहीं, तो फिर वार्ता में होगा क्या, कैसे समाधान निकालेंगे? क्योंकि किसान भी अपनी बात पर अडिग हैं, आप भी अपनी बात पर अडिग हैं, क्योंकि आप तो फायदे गिनवा रहे हैं ना बराबर, फिर कैसे निकलेगा समाधान? मूल प्रश्न ये है कि तस्वीर में सब कुछ काला हो, सारी दुनिया में सब कुछ नकारात्मक हो गया हो, सब कुछ निराशा वाला हो, ऐसा कभी होता है क्या? कानूनों में कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ संशय किसानों के हो सकते हैं, उनको भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं विपक्षियों द्वारा उनके मनों में डाल दी गई हो सकती हैं। हम उन आशंकाओं को, हम उन चिंताओं को निर्मूल करने के लिए बारंबार वार्ता में भी, लिखित में भी, सार्वजनिक मंचों से भी, संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी किसानों को, किसानों के प्रतिनिधियों को, यूनियनों को वो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रजातंत्र में यही तरीका होता है। संसद ने कानून पारित किया साहब, देश की निर्वाचित संसद ने बहुमत से कानूनों को पारित किया है। उन कानूनों को एक तरफा कुछ लोग, जिनमें की ज्यादातर वो लोग हैं जो कल तक ऐसे कानूनों की मांग करते थे, वे केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए किसानों को गुमराह करके, उनको झूठी सच्ची बातें बताकर, उनको आंदोलन के लिए उकसाएं और उनको दिल्ली के चारों तरफ लाकर बिठा दें और फिर उस आंदोलन के कारण जो कष्ट पैदा हो, उस कष्ट पर, उन मौतों पर गंदी राजनीति करें। ऐसे लोगों को मैं लानत भेजना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से। मैं ये कह रहा हूं, हम खुले मन से जो चिंताएं किसानों की ओर से, किसान यूनियनों की तरफ से जताई गई, उनका समाधान करने के लिए तैयार हैं। मसलन ये कहा गया, भ्रम फैलाया साहब, एक किसान ने खुदकुशी कर ली वहां पर दिल्ली की सरहद पर, और उन्होंने लिखा अपने सुइसाइड नोट में, जिसको इन्होंने भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाश पर सियासत कर रहे हैं कि साडियां जमीन ना चली जान गया तो असी की करांगे। जमीन साहब किसी की ना गई है, ना जा सकती है। ये कानून तो किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान चली ना जाए, इसकी व्यवस्था करते हैं। तो काले को सफेद और सफेद को काला बताने के जो षड्यंत्र हो रहे हैं, इनको तो किसानों नहीं, को लेकिन वीरेंद्र जी भाई, मुझे तो लग रहा है कि कहीं तो कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि अगर आप लोग पिछले 6 महीने से यही बात समझा रहे हो और किसानों को न समझ में आए, 8 दौर की वार्ता में भी वहां तो कोई कांग्रेस पार्टी का या अन्य पार्टी का प्रतिनिधि नहीं बैठता है ना, वहां तो किसान संगठन के ही प्रतिनिधि होते हैं, वहां तो आप फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं, फिर भी नहीं समझा पा रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ तो दिक्कत, कुछ तो परेशानी है, आपको ये समझाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर किसान जो कर रहे हैं उसको मानिए। मैं आऊंगा इस बात पर, लेकिन बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं, आपने जो बात कही मैं उसका जवाब ले लेता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, जवाब दीजिए। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, जब किसान नहीं चाहता, आड़ती नहीं चाहता, तो जबरन ये केंद्र सरकार ये 3 कृषि कानून किसानों पर क्यों थोपना चाहती है? और जहां तक कि ये कानून, जैसे ये 5 अप्रैल 2020 को ये अध्यादेश लेकर आई,
9 महीने, आज पूरे 9 महीने उसके, आज भी 5 तारीख है, 9 महीने में केंद्र सरकार ये समस्या का समाधान नहीं कर पाई। और प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, ये कानून रातों रात नहीं बनाया, हम भी यही कहते हैं, किसान भी यही कहते हैं, ये कानून रातों रात नहीं बना। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्रधानमंत्री जी के चेते थे, उनसे सलाह करके ये कानून लाया गया है ताकि किसानों को, आड़तियों को बर्बाद किया जा सके। और बार बार कहते हैं कि किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, एक ऑप्शन और दे दी हमने भी, खुले बाजार में बेच सकता है। पहले कौन सी रोक थी? देश का किसान अपनी फसल पहले कहीं भी बेच सकता था, ये पहले भी कानून है, वो आज कोई नई बात नहीं हुई। इस कानून में इस बीच में मत बोलिए आप, जब इस कानून की आप बात सुनिए, प्लीज बीच में मत बोलो आप। जब जहां कानून की बात करते हैं, ये इस कानून से तो जमाखोरी बढ़ेगी, काला बाजारी बढ़ेगी। जब आप स्टॉक सीमा हटाने जा रहे हो, इस कानून में स्टॉक सीमा हटा दी तो स्टॉक सीमा हटेगी, बड़ी बड़ी कंपनी वाले तो अपना अनाज का स्टॉक करेंगे। जिस प्रकार सब्जियों का, फल का स्टॉक करते हैं, और 2 रुपए किलो आलू, 3 रुपए किलो टमाटर, 4 रुपए किलो प्याज खरीद कर, 1 रुपए किलो गोभी खरीद कर वो 35 रुपए से लेके 100 रुपए तक बेचते हैं, 20-20 गुना, 15-15 गुना प्रॉफिट खाते हैं। इसी प्रकार अनाज का भंडार करके, अनाज जो आज हमें गेहूं 19 रुपए की मिल रही है या 18 की मिल रही, 20 की मिल रही है, आशीष जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये लोग उसी गेहूं को 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो बेचेंगे। अभी तक 3 कृषि कानून पूरी तरह देश में लागू नहीं हुए, आंदोलन जारी है। इससे पहले ही सैकड़ों एकड़ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने वेयर हाउस बना लिए, और बड़े बड़े टंकियां, स्टील की जो टैंक बोलते हैं। बर्तन का गर्ज या बबूसी पर जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि ये वाला सवाल कई बार इस चर्चा में हो चुका है, और इससे पहले भी कई सवाल हो चुके हैं। अब आपके ही ऊपर ये घूम कर आएगा, लेकिन ठीक है, मैं इस विषय पर भी आऊंगा। स्वामी इंद्र जी भी इस बीच हमको ज्वाइन कर रहे हैं, किसान नेता, उनका भी मैं रुख करूंगा। स्वामी इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। स्वामी इंद्र जी, वही सवाल मैं फिर से पूछूंगा आपसे, क्योंकि आज तो 41वां दिन हो गया, आप कह रहे हैं कानून वापस करिए, सरकार कह रही है इसके फायदे हैं, वार्ता के लिए 8 तारीख फिर से निर्धारित कर दी गई है। अब होगा क्या वार्ता के अंदर, क्योंकि 8 बार तो वार्ता आप लोग कर चुके हैं, अगर आपका भी स्टैंड क्लियर है तो फिर वार्ता से क्या निकलेगा? स्वामी इंद्र, देखिए, देश के अंदर जो प्रजातंत्र है उसमें वार्ता जो है बहुत जरूरी है, पर मैं अपने काबिल दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, खासकर वीरेंद्र सिंह चौहान जी बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप हमें मात्र इस 3 कानूनों के 5 फायदे देश को बताने का कष्ट करेंगे क्या? इनके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन बहुत फायदे हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि खाद्य पदार्थ कौन से ऐसे हैं जो आप स्टोर करने के लिए स्टोरेज को आप दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को आप देश का खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, क्या देश की दालों की जो सरकारी द्वारा कितनी प्रतिशत खरीद होती है, क्या इसका ब्यौरा ये दे सकते हैं? क्या ये बता सकते हैं कि कौन सी एजेंसी ने कहा था कि ये कानून लाए जाए? तो मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई जवाब नहीं। RTI में खुलासा हो चुका है कि ये जो 3 कानून जब प्रदेश बनाकर लाए गए थे, आपदा में जो इनमें अक्सर जो चला था, गरीब होने वाले किसान को लूट कर पूंजीपति को बड़ा बनाने का जो अक्सर जो बनाया है, उसका जो खुलासा हो चुका है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों ने ही इनको सुझाव दिए हैं, ना कि RTI में सुझाव आया कि किसी भी सरकारी एजेंसी ने इनको कोई सुझाव दिया है। तो ये क्लियर बात हो चुकी है कि यानी सरकार किसी न किसी बड़े दबाव में है, और बड़ी कॉर्पोरेट घरानों के दबाव में है, और सरकार जो है देश के आम नागरिक को सुख देना नहीं चाहती। आज उसकी जो रोटी है उस पर सरकार ने थाली पर लात मारने का काम किया है। आज किसान गरीब, गुरबा और देश के मिडिल क्लास और बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है, तो इसलिए हम वार्ता भी करेंगे और सरकार। ठीक है, चलिए, लेकिन स्टैंड तो क्लियर है ना। देखिए स्वामी इंद्र, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर आप अपनी बात पर अडिग हैं और आपको क्लियर कट यही कहना है, यस या नो में आपको सुनना है, तो मुझे लगता है तो फिर उस वार्ता से क्या, आप सरकार को पूछते रहिए, यस या नो में जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप उससे कम पे नेगोशिएट नहीं करने वाले ना, इसलिए सवाल मैंने ये पूछा। फिर तो वार्ता के मायने ही नहीं रह जाते, क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, आपको ये पता है कि कानून वापस नहीं तो हम नहीं, तो फिर सरकार से यस या नो ही सुनना है आपको। तो सरकार से पूछिए, सरकार बता देगी, अनाउंस कर देगी कि हाँ यस है या नो है।
वार्ता जा रहे हैं तो मतलब ये है कि नेगोशिएट हो सकता है ना, फ्लेक्सिबल हैं, ये मैं मान के चलता हूं, इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा। ठीक है, रजत पंजेटा जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं 8 तारीख को कि कोई हल निकलेगा? आयुष की उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए, और आज 41वां दिन हो गया, 8वें दौर की जो वार्ता है वो भी समाप्त हो गई है। तो उसके बाद अभी रोज बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, और किसान जो है उसको आप देखिए 70 के करीब जो किसान है वो अपनी शहादत दे चुके हैं कृषि कानूनों के लिए। तो मुझे लगता है सरकार को अब थोड़ा सा अब संवेदना जो है किसान के लिए थोड़ा उनको जल्दी करनी चाहिए। 4-4 दिन की तारीख आगे तारीख देने की बजाय इनको रोज भी बात हो सकती है, ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, और एक दिन में भी लंबे लंबे जो आप है वार्ता कर सकते हैं। पहले तो ये वार्ताओं के लिए आप लंबे लंबे जो है आप समय ना दीजिए। 4-4 दिन आगे टालने का कोई भी मेरे को लगता है कोई तुक नहीं बनता। अब मैं अपना जो भाजपा के प्रवक्ता हैं अपना वीरेंद्र चौहान जी, उन्होंने 3-4 बातें उठाई हैं, मैं एक एक करके आयुष जी उनका जवाब देना चाहूंगा। पहले तो उन्होंने कहा है कि सबके सब जो हैं वो किसान नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा ये काले कानून नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा लिखित की नहीं, पंजेटा जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि सबके सब किसान नहीं, उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के किसान नहीं है, उन्होंने ये कहा। ये तो वो कह रहे हैं कि वो किसान है, लेकिन पूरे देश का प्रतिनिधित्व है ऐसा नहीं है। पंजेटा जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना और नोट डाउन किया। उन्होंने भ्रम की भी बात कही। अगर आप बहुत ध्यान से सुनते तो ऐसे वीरेंद्र जी रिक्वेस्ट, मैंने कहा, ठीक है मेरा अनुरोध है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, मैंने इनको करेक्ट कर दिया। ठीक है, हो सकता है पंजेटा जी ने ऐसा ही सुना हो। ठीक है, उनके वर्जन को सुन लेते हैं, अभी तो मैंने बोलना भी ठीक है, पंजेटा जी की बात को सुन लेते हैं। वीरेंद्र जी, आपके लिए बहुत सवाल है, आपको पूरा समय दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। पंजेटा जी की बात कंप्लीट हो जाए एक बार। आपने 5 मिनट बोला, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला, आप प्लीज सुनिए। आपने बोला ये काले कानून नहीं है। मैं आपको आप ही की स्टेट का एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं आपको मध्य प्रदेश का एग्जांपल देना चाहूंगा। अखबारों की सुर्खियां बनी है, और ये तीसरी घटना है लगातार जहां किसानों का करोड़ों रुपया लेके व्यापारी भाग गए और उनके चेक बाउंस हो गए। आप भी टीवी देखते होंगे, क्या आप इससे झुटलाएंगे इस बात को? क्या आपके पास जवाब है ये काले कानून क्यों नहीं है? ये कानून आने के बाद मध्य प्रदेश की घटना ये आप ही के स्टेट की है, और शिवराज जी चौहान जो वहां के चीफ मिनिस्टर है उनके अपने डिस्ट्रिक्ट की घटनाएं हैं। ये इनको कैसे झुटलाएंगे आप? ग्वालियर की घटनाएं हैं, होशंगाबाद की घटना। आपको पहले तो आप ये देखिए कि इसके अंदर जो है प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। अगर आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात करें या फार्मर प्रोड्यूस की एक्ट की बात करें, जो फार्मर प्रोड्यूस वाला एक्ट है उसका सेक्शन 13 पढ़ के देखिए। उसमें किसानों के तो कोई भी आपने उनको लीगल राइट्स ही नहीं दिए हुए। सारे के सारे जो आपने लीगल राइट्स दे रखे हैं, सारी इम्यूनिटीज दे रखी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इन जो बड़े बड़े व्यापार घराने हैं उनको दे रखे हैं आपने। दूसरा, अब मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। अब मैं जो बात उन्होंने कही है कि लिखित में देने को और कानूनी, ये आप ही के डिबेट में आयुष ये बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा था कुछ लिखित में देना और कानून बनने में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक कानून ना बने, कानून बनना अलग बात होती है, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। लिखित में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लिखित में अगर सरकार दे भी देती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं मुद्दा आपके डिबेट से हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ कि लिखित में देना और कानून बनना दो अलग अलग चीजें हैं। आपके ही डिबेट में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा था। दूसरा, आप ये प्लीज दम की बात ना कीजिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना दम नहीं है। आप उठा लीजिए, आपको दिखती हैं और चीजें। उस आंदोलन में कौन घुस गया, उसमें नक्सली घुस गए, उसमें ये घुस गए। पूरे देश को, पूरी देश की जनता को वहां किसान दिख रहे हैं जो ठंड में, बरसात में मर रहे हैं रोज। 70 के किसान लगभग शहीद हो चुके हैं। आपको वो नहीं दिखते, आपको दिखते हैं सिर्फ कि कौन डंडा उठा के, झंडा उठा के, तो कौन किसकी फोटो आप बोलने लायक हो जाओ मीडिया के ऊपर, ताकि आप उनको किसी तरह किसानों को बदनाम कर सके। कौन सा ऐसा पॉलिटिकल आउटफिट है जो इसका बेनिफिट ले सकता है? तो क्या कोई किसान है उनमें से जो किसानों की बातें करते हैं? चलो, मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहूंगा। अब आयुषी में सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। इस सरकार ने इस बजट में आने के बाद क्या किया? FCI का 1.5 लाख करोड़ से 75,000 करोड़ कर दिया। सब्सिडी जो फर्टिलाइजर पे थी 9,000 करोड़ रिड्यूस कर दी। मनरेगा का 71,000 करोड़ से लाके इन्होंने 61,000 करोड़ कर दिया। दूध के ऊपर से सब्सिडी हटा दी। PM की जो समाधान योजना है उसके अंदर ये 12,000 से शुरू हुए थे किसानों को देने के लिए, उसके बाद उसके 10 हुए, 7 हुए, अब ये 3,000 के ऊपर आके रुक गए हैं। जब ये बजट के ऊपर स्पेंडिंग ही नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर का बजट जो एग्रीकल्चर के ऊपर है, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के बजट की बात करूंगा आयुष जी, एग्रीकल्चर का बजट इन्होंने 1,54,000 करोड़ पे लाके रख दिया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ये बात करते हैं। मैं आपको 6-7 आयुष जी 6-7 अभी जो सरकारी बीमा कंपनी है उनके नाम बताऊंगा। मैं बताऊंगा नेशनल बीमा कंपनी, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसके साथ टाई अप करती है? इनके, अब मैं अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं बोलना चाहता, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ करती है। आप पूरे फैक्ट चेक कीजिए। ये इंडिया न्यूज हरियाणा के ऊपर भी ऐड चली थी। ठीक है, अब देखिए ये कहते हैं 5,000 करोड़ किसान, 5,000। चलिए पंजेटा जी, अब मुझे लगता है मैं जवाब ले लेता हूं, नहीं तो फिर समय कम पड़ जाएगा। आपके सवाल बहुत हैं और वीरेंद्र जी के लिए और भी सवाल हैं, और पार्टियों की तरफ से भी और किसान नेता की भी तरफ से। कि वीरेंद्र जी, 5 फायदे पूछे गए किसान नेता की तरफ से। इनेलो के प्रवक्ता ने तो बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, और कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही कि भाई अब आप लोग की मंशा के ऊपर सवाल है, आप लोग चाहते ही नहीं है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं पंजेटा जी। प्लीज 30 सेकंड खत्म होने दीजिए। ठीक है पंजेटा जी, बिल्कुल 30 सेकंड में खत्म करिए, क्योंकि समय नहीं होता, फिर वीरेंद्र चौहान जी भी कंप्लेंट करेंगे, उनको समय नहीं दिया मैंने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे कल भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 5,000 करोड़ किसानों को दे दिया। अरे भाजपा के प्रवक्ता 60,000 करोड़ किसानों से ले लिया, वो नहीं दिखा आपको? आपको पता है पर इनका रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को फायदा कितना हुआ? पर डिस्ट्रिक्ट इनको 145 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट का फायदा हुआ है। दिया क्या? ठीक है पंजेटा जी, 30 सेकंड हो गए। चलिए वीरेंद्र जी अब जवाब दीजिए। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। नहीं पंजेटा जी देखिए, फिर समय बिल्कुल कम होगा मेरे पास, मुझे सबको समय देना। पंजेटा जी मेरी भी मजबूरी समझिए, मैंने आपको पूरा समय दे दिया कि अब नेक्स्ट राउंड में आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। जवाब दीजिए वीरेंद्र चौहान जी, जवाब दीजिए। फर्जी आंकड़ों से और गोलमोल बातों से किसानों को गुमराह करने का गंदा खेल चल रहा है। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आपको चुपचाप सुना है मैंने पंजेटा जी, सुनने का साथ। अरे सुन लीजिए इन्हीं को बुलवा लो फिर आयुष भाई। मैं नहीं पंजेटा जी भाई आप सुन लीजिए, देखिए कोई डिस्टर्ब ना करे एक दूसरे को। अरे फर्जी आंकड़े नहीं है, आपका बजट है ये। सुनेंगे तो साहस तो रखिए। किस तरह भाजपा का बजट है, फर्जी आंकड़े नहीं है। इनको बुलवा लीजिए साहब, मैं नहीं बोलूंगा फिर। पंजेटा जी शांत हो जाइए, ठीक है। जवाब नहीं, आज तो जवाब लेना इनसे, मैं चुप रहता हूँ, आप जवाब दीजिए आप इन बातों का। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी से जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए किस तरह तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, और ये जानते हुए तोड़ा मरोड़ा जाता है कि बहुत बार अपनी सादगी के कारण वेरीफाई नहीं कर पाता, क्रॉस चेक नहीं कर पाता। ये कहा गया कि आपकी जमीन तो मोदी ने दे दी फलाने को, धमकाने को, वो ले गया रहा है, वो लेकर भाग गया रहा है। इस तरह की बातें कहकर बेचारे सवाल का जवाब। एक मिनट, आप चुप नहीं हो गए क्या गुंडागर्दी है ये? एक एक करके जवाब देना होगा ना भाई। देखिए पंजेटा जी पहले देखिए, सबसे पहले ठीक है, बजरंगदास गर्जी की बात का जवाब हो रहा है भाई। उन्होंने कहा कि इन्होंने देखिए अडानी अंबानी को दिया, यहाँ इतने बड़े बड़े यहाँ पर लोगों ने अपने स्टोर के सेंटर बना लिए, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। पंजेटा जी आपके भी सवालों का मैं जवाब लूंगा, आप आराम से धैर्य रखिए, बस आप धैर्य रखिए। नहीं, पंजेटा जी की पार्टी हरियाणा में नजर तक नहीं आती और ये सारा टाइम खाना चाहते हैं डिबेट का। ठीक है वीरेंद्र जी इन्होंने मतलब ये जानते हुए कि किसान बहुत बार तथ्यों को वेरीफाई नहीं कर पाता, क्रॉस चेक नहीं कर पाता, किस किस तरह के झूठ इस आंदोलन के दौरान बोले गए हैं वो सबके सामने है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हम गोल बात कर रहे हैं, हम सीधी बात कर रहे हैं। किसान को दिल्ली में जो बैठा है या दिल्ली की सरहद पे बैठा है उसको ये बताया गया है कि तुम्हारी जमीन तो दे दी मोदी ने फलाने को धमकाने को। और आप आयुष जी जमीन को लेकर किसान के मन की संवेदनशीलता मैं समझता हूं कि आप भी समझते होंगे, क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए समझता हूं 1 इंच भूमि पर किसान समझौता करने के लिए कभी तैयार नहीं होता। एक कसी पड़ोसी अगर डोड़ में गलत मार दे तो थाने, तहसील, मुकदमे और बंदूक और तलवार तक बात चली जाती है। तो जब आप उस किसान को ये कहोगे कि आपकी जमीन को दे दी तो वो बेचारा करेगा क्या? उसको ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पहले झूठ बोलेंगे, फिर आत्महत्या करने के लिए विवश करेंगे और उसके बाद लाश रखकर सुसाइड नोट उठाकर उस पर रुदन क्रंदन मचाएंगे और सरकार को दोष देंगे। ये गंदी राजनीति नहीं है तो क्या है? एक तथ्य बजरंगदास जी ने रखा, मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं, पहले भी आपकी डिबेट में किया है। ये साइलोज जो बने
मान लीजिए ए कंपनी या बी कंपनी के जिनको नाम ले लेकर के बजरंग जी और इनकी पार्टी छलांगे मार रही है। बजरंग जी हरियाणा में रहते हो, सच कहने का अभ्यास करो। ये जो साइलोज बने हैं हमारे पड़ोस में कैथड़ में, आज बड़े हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में बने होंगे, ओम प्रकाश चौटाला के राज में बने होंगे, क्या उनको भी हमारे खाते में चढ़ाओगे? एक भी कोई किसान हरियाणा का, एक मिनट बजरंग जी नहीं, बजरंग दास गर्ग जी देखिए इसका क्लैरिफिकेशन आप भाई दीजिएगा। देखिए ये उनका पक्ष है, सुनना तो पड़ेगा। देखिए ऐसे आरोप प्रत्यारोप में समय चला जाता है, फिर किसी की बात समझ में नहीं आती, इसलिए सब लोग धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। अभी चर्चा बहुत बढ़िया चल रही थी, एक एक करके सब बोलते ना, सबकी बात समझ में आएगी। वीरेंद्र जी, इन्होंने मित्रों ने ये प्रचार किया कि देखो कानून आ गए और कानून आते ही भांडागार बन गए, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस बन गए और सैकड़ों एकड़ जमीन किसान की फलाना उद्योगपति ले गया। एक भी किसान मेरे हरियाणा का अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर जमीन किसी को देने को विवश हुआ हो तो उसको सामने लेकर आइए। किसी ने किसान को मुनाफा देकर अगर जमीन खरीदी तो उससे कौन सा कानून रोकता है? बजरंग जी, आप भी कारोबार करने के लिए, दुकान खोलने के लिए कहीं ना कहीं जमीन खरीदते हो, तो क्या वो लूट होती है? क्या वो डकैती होती है? तो इस तरह का भ्रम कृपा करके न फैलाएं। रही बात कानूनों के फायदे की, साहब हमने निरंतर लगातार इन कानूनों के फायदे गिनाए हैं। इस देश में जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनमें से भी, यानी खुद कांग्रेस, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कपिल सिब्बल तक, इनकी पार्लियामेंट की डिबेट्स के अंश सोशल मीडिया वो कह रहे। लेकिन पंजेटा जी ने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है और मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल बहुत हालिया है इस कानून के आने के बाद। ऐसा कैसे हुआ है? मुझे ये बात कह लेने दीजिए, मैं मध्य प्रदेश पर चलाओ ना, मुझे मेरे हिस्से का काम करने दो। पार्लियामेंट में खड़े होकर कपिल सिब्बल और आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बोलने दूंगा क्या? फिर इसके बाद हर बार बीच में बोलेंगे आप? स्वामी इंद्र जी बार बार फायदे पूछ रहे हैं। वीरेंद्र जी, मुझे लगता थोड़ा शॉर्ट में, शॉर्ट 5 नहीं तो 3 ही बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, सारे फायदे तो दर्जनों बार तो गिनवाए, मैं गिनवा रहा हूँ, सुनिए ना, साथ होना चाहिए। सुन लेते हैं स्वामी इंद्र जी, सुन लेते हैं। नहीं तो फिर स्वामी इंद्र जी को ही बुलवा लीजिए, यही बता देंगे। ठीक है वीरेंद्र जी। देश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल तक को इस देश ने ये कहते हुए पार्लियामेंट में सुना है कि किसान को उसकी फसल सीधे खरीदार को बेचने की फिर बोल रहे रोकते क्यों नहीं आपको? अरे गुंडागर्दी मत करिए डिबेट में, गुंडागर्दी मत करिए डिबेट में गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा भाई साहब। वीरेंद्र जी फायदे पर आ जाइए, मध्य प्रदेश पर आ जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे बताएंगे तो मुझे लगता है कि भाई ये चर्चा ऐसे ही होती रहेगी, समय फिर मेरे पास नहीं होगा। एक तो मध्य प्रदेश में इस कानून के आने के बाद में क्या हुआ, 2 एग्जांपल दिए उन्होंने, पंजेटा जी ने। स्वामी इंद्र जी 5 फायदे पूछ रहे थे, 5 फायदे में आप बताने का मेरे पास भी समय नहीं, आप भी मत बताइए, 3 बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ना, किसान को अपनी फसल अपनी इच्छा से दाम निगोशिएट करके अगर मंडी से बेहतर दाम पर बाहर बेचने का अवसर मिलता है तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ क्यों उठता है? ये किसान की, किसानों के बड़े वर्ग की मांग थी। अरे रुको भाई, अरे नहीं भाई स्वामी इंद्र जी, देखिए सुनना भाई, देखिए सुनना पड़ेगा, डिबेट में ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर प्रश्न किया तो उत्तर सुनिए। स्वामी जी अब आप देखिए, आपने सवाल पूछा था उसका उत्तर सुनिए। ये ऐसा नहीं होगा, आप बताइएगा ऐसा नहीं होगा, मैं आपके पास आऊंगा ना। अब डिस्टर्ब करते रहेंगे तो समय इसी में चला जाएगा, मैं आपको मैनेज करूं, उनको मैनेज करूं। एक बार सुन लेते हैं बहुत जल्दी से वीरेंद्र जी। किसान को अगर मंडी से बाहर बेहतर दाम कोई दे, उससे क्यों रोकना चाहते हैं स्वामी इंद्र जी या कोई भी वामपंथी जो वहां पर बैठे हुए नक्सलवाद के पुजारी? वो किसान के भले के आगे बाधा क्यों बनना चाहते हैं? मुझे आज मौका दीजिए। चलिए बजरंग दास गर्ग जी से मैं शुरू करता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, आपकी बातों का जवाब दिया वीरेंद्र जी ने और 5 फायदे भी गिना दिए उन्होंने। ठीक है, एक एक करके। कांग्रेस आयुष जी, इस तरह का कानून लाना, मेरा साथी है, मेरा भाई है, भाई मगर क्या करे, मजबूरी ऐसी हो गई। बजरंग जी सच बोलिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मजबूर आप होंगे, भाई मेरी क्या मजबूरी है?
ठीक है, देखिए अब यहाँ तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, हरियाणा की जनता पर छोड़ देते हैं ना भाई। देश की जनता तो 41 दिन से देख रही है, सब देख रही है। आपने अपनी बात कह ली, अब बजरंग दास गर्जी का समय है, अब उनको मैं समय दे रहा हूँ। अब सब लोग शांत रहें, एक सेकंड। बजरंग दास गर्जी की बात हो, उसके बाद मैं स्वामी इंद्र जी मैं आपके ही पास आ रहा हूँ। एक बार मैं स्वामी इंद्र जी आपके पास आऊंगा, बजरंग जी की बात को मैं सुनना चाह रहा हूँ। बजरंग दास गर्जी को जो बात कही वीरेंद्र जी ने, मैं उसका जवाब चाह रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, अब सब शांत हो जाए, बजरंग दास गर्जी को बोलने दें। गर्ग साहब, तीन कृषि कानून की बात मेरे साथियों ने सवाल जवाब पूछा कि फायदा क्या है। मैं बताना चाहता हूं, ये 3 कृषि कानून अगर देश में लागू पूरी तरह हो जाते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, किसान और आड़ती और मजदूर और मंडियों में काम करने वाला अकाउंटेंट मुनीम पूरी तरह से बर्बादी के करार पर आएगा, नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कहते हैं कि प्राइवेट मंडियां बढ़ेगी। इस कानून में स्पष्ट है कि प्राइवेट मंडियां प्रदेश और देश में बढ़ेगी, तो आयुष जी धीरे धीरे करके सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी तो किसान की फसल एमएसपी पर कौन खरीदेगा? अरे भैया चुप हो जाएगा, और चुप हो जाए मेरे भैया, आप चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप फिर आपका मुद्दा फिर बोल लेना। अरे एक बात नहीं वीरेंद्र जी फिर देखिए, अब आपका मौका होगा तो फिर बजरंग दास जी बोलने नहीं देंगे। ठीक है, एक एक करके सुन लेते हैं, सबको सुनना है, सबको सुनना है, और भाई जनता को सुनने दीजिए, जनता को सुनने दीजिए। सब लोग बताने के लिए बैठे हैं ना यहाँ पर, एक दूसरे की बात को बताएं। इन्होंने कहा भाई बड़ी बड़ी कंपनियों का लाभ की कोई बात नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री जी अपने चहेतों को, जैसे अडानी जैसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये 3 कानून लेके आए हैं। जिस प्रकार बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिटेल व्यापार के ऊपर, सब्जी फल के व्यापार के ऊपर, किराना व्यापार के ऊपर कब्जा कर लिया, ये बच गया था अनाज के व्यापार पर कब्जा करके देश को महंगाई की तरफ झोंकना चाहते हैं। इससे बेहताशा महंगाई बढ़ेगी। आज किसान संगठन जो आंदोलन कर रहा है, लाखों लोग दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, देश का। ठीक है, लेकिन बजरंग दास गर्ग जी भाई देखिए, ये सवाल बार बार उठता, भाई ऐसे ही सुधार तो आप लोग भी लाने वाले थे ना, आज उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई एकदम किसान के हित के बारे में सोच के एकदम तटस्थ होकर के बताइए ना, पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाइए थोड़ा सा। आप भी तो कृषि सुधार की बात करते थे ना, वो क्या करने वाले थे? आप ऐसा क्या करने वाले थे जो इन्होंने नहीं किया? क्योंकि ये तो बार बार वही बात कहते हैं कि ये तो आप लाने वाले थे तो हम लेकर के आ गए। आप ऐसा क्या करने वाले थे जो इन्होंने नहीं किया? क्योंकि इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि आपने इन्हीं कृषि सुधारों की बात की थी, फिर आज विरोध क्यों है? आपने अच्छा सवाल किया। हम भी कृषि सुधार बिल लाने की बात है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर कृषि सुधार का सिस्टम था 2007 के अंदर, आप देख लिए हरियाणा विधानसभा के अंदर हमने बिल पास किया हुआ है। विधानसभा के अंदर एमएसपी गारंटी का कानून हरियाणा विधानसभा में बना हुआ है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था किसान की हर फसल मंडी के अंदर एमएसपी के अंदर बिके और मंडियों में हर प्रकार की फैसिलिटी मिले, किसान को 72 घंटे के अंदर भुगतान। ठीक है गर्ग साहब, अब इस बात का जवाब मैं लूंगा वीरेंद्र जी से, लेकिन ठीक है स्वामी इंद्र जी, एक सवाल में मेरा आपसे भी है, मुझे ये बताइए स्वामी इंद्र जी, क्योंकि मैं भी ये समझना चाहता हूं, देश की जनता भी, भाई देखिए ठीक है विरोध आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि कई बार चर्चाओं में ये बात निकलती है कि जब आपके ऊपर कोई चीज ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती इंप्लीमेंट आपको करना, आपके सामने ऑप्शन के तौर पर रखा जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि आपको जो मर्जी है आप वो कर सकते हैं, आप पुरानी व्यवस्था में रहना चाहते हैं तो आप उसमें रहिए, नई व्यवस्था है तो आप उसमें रह सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें किसान कैसे इससे प्रभावित हो जाएगा अगर आपको ऑप्शन का सिस्टम दिया जा रहा है तो? गर्ग साहब, अब देखिए स्वामी इंद्र जी को सुन लेते हैं। गर्ग साहब आपकी बात हो गई, स्वामी इंद्र जी को सुनते हैं। मेरा सवाल है स्वामी इंद्र जी, अगर ऑप्शन के तौर पर है तो कैसे प्रभावित होगा? मुझे पुरानी व्यवस्था पसंद है, मैं उसी में रहूंगा। बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है, और एक साधारण व्यक्ति इस बात को समझ चुका है कि बीजेपी सरकार ने जितने भी सरकारी जो सेक्टर है उसको खत्म करने का काम किया, भले वो आपका बीएसएनएल का हो, भले रेलवे हो, आज रेलवे इन्होंने भेजी। 70 साल देश की आजादी के बाद ये स्ट्रक्चर हम तैयार कर पाए, और आज देखिए अगर एक बस की टिकट आप लगा दें
और एक बस आप फ्री की चला दें तो आप नेचुरली व्यक्ति जो है फ्री की बस में बैठेगा, ना कि टिकट वाली बस में बैठेगा। अगर सरकारी जो मंडियां है वहां पर जो टैक्स की व्यवस्था रहेगी और प्राइवेट प्लेयर को टैक्स से फ्री बाहर रखा जाएगा तो नेचुरल धीरे धीरे सरकारी मंडियों का जो आमदनी है और सरकारी स्ट्रक्चर है धीरे खत्म हो जाए, ये साधारण सी बात है। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार की ये कानून है उस कानून का आपने एग्जाम्पल देखा मध्य प्रदेश का, साथी ने भी हमारे को उदाहरण पेश किया है कि मध्य प्रदेश में जो किसान के साथ हुआ है वो आप देख रहे हैं, बेहतर आपको पता है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के किसान के साथ वहां पर उसकी जो फसल ले ली गई और उस जो फसल ली गई है वो पैन कार्ड के आधार पर एक रातों रात एक कंपनी बनती है और उसने उसको किसान को जाके अधिक भाव देने की बात करी, मंडी से ज्यादा भाव देने की बात की और किसान लाल को फंस गया। आज उस कंपनी के नामो निशान नहीं है, यानी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सरकार जो है ऐसी कंपनी को बढ़ावा दे रही है जो कंपनियां भविष्य में किसान की सारी संपदा धीरे धीरे जो है तो लूट लेंगी और आज वो उदाहरण हमारे सामने पेश हो चुका है। इसी प्रकार से जो आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, सरकार की जो खरीद है पूरे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जहाँ पे दलहन ज्यादा होती है वहां पर मात्र सरकार जो है 0.37 जो है वो परचेज करती है, यानी कि आधा % से भी नीचे जो वहाँ परचेज होती है। तो इसको तो आप समझ सकते हैं कि जब देश के पास जो है दलहन ही नहीं है तो ऐसे प्राइवेट कंपनी जब दलहन का सारा व्यापार कर लेंगी तो देश के आम आदमी के पास दालें कितनी महंगी पहुंचेगी। और यही कारण है कि आज चने की जो दाल है बाजार में सवा रुपए 125 रुपए किलो 125 किलो के रूप में उपभोक्ता को मिल रही जो दाल मात्र 6 महीने पहले 60 रुपए किलो आम उपभोक्ता को उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, स्वामी इंद्र जी कह रहे हैं कि उसका इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। रजत पंजेटा जी, एक कमेंट आपका। वीरेंद्र जी आ रहा हूं मैं इसके पास। रजत जी आपसे रिक्वेस्ट है जी, क्योंकि मैं सारी बात तथ्यों पे करूंगा, मुझे बीच में प्लीज को इंटरप्ट ना करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जितना औरों ने लिया है प्लीज मुझे उतना समय दीजिए और इंटरप्ट ना कीजिए कोई भी। हाँ, अब पहले एक एक करके मैं जवाब देना चाहूंगा। भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि इनकी कमियां क्या हैं, तो मेरे से बेहतर राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने, जो भाजपा के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, और लोकसभा में सुषमा स्वराज जी ने बड़े विस्तार से, जब ये बड़े बड़े कहते हैं ना छोटे बिचौलिए चले जाएंगे, जब बड़े बिचौलिए आएंगे बीच में, तो उनके वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो अच्छी तरह आपको विस्तार में समझाएंगे कि इन कानूनों के आने के बाद जब ये बड़े मगरमच्छ आएंगे तो कैसे उनकी नुकसान कैसे होगा। आप डिटेल में देखिए, अच्छे सारे वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। दूसरा भी नितिन गडकरी जी का एक बयान आया था कि जो किसान है वो जो प्रोडक्शन कर रहा है सरप्लस में कर रहा है, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो एमएसपी है वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली ज्यादा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या मैं पूछना चाहूंगा, भाजपा के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, क्या कभी भाजपा के किसी भी नेता ने मार्केट के अंदर, अभी इंटरनेशनल कोरोना के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे, वो जो दाम थे वो $1 प्रति बैरल से भी कम आ गए थे, क्या आपने कम किए? आपने कम करने की बजाय बढ़ा दिए। आप इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल के दाम ही फॉलो नहीं करते, जब माइनस में आते हैं और $1 प्रति बैरल में आते हैं, जब आप वो कम नहीं करते, आपको किसान की एमएसपी जो है, जो मिनिमम है, वो आपको ज्यादा लगने लग गई है। नितिन गडकरी जी का बयान है। ऊपर से ये कहते हैं कि हम एक दाना खरीदेंगे, एक हम ये पैरेलल मंडी व्यवस्था कर रहे हैं। अरे इनकी कथनी और करनी नियत यहीं से साफ हो जाती है। या तो नितिन गडकरी जी झूठ बोल रहे हैं या यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आना चाहूंगा, जो मेरा बात पहले चल रही थी मुद्दे के ऊपर, एक मिनट बीच में डिस्टर्ब ना कीजिए, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जो आपने मेरे को आखिरी 30 सेकंड नहीं दिए। कैसे मैंने आपको बताया कि 6 बड़ी बड़ी देश की सरकारी बीमा कंपनियों को नजरअंदाज करके इनको प्रधानमंत्री को रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी दिखती है। उसमें कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा हेरफेर है। किसान ने कभी मांगी नहीं फसल बीमा योजना, जबरदस्ती उनके खातों से पैसे काटे गए। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री, ये शायद ना मैंने एक डिबेट में सुना था, ये डाउट मैं वीरेंद्र चौहान जी का आज क्लियर करना चाहता हूं। ये सोचते हैं सभी किसानों को प्रधानमंत्री से खाते में पैसे मिलते हैं। अरे वीरेंद्र चौहान जी, आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं है, भाजपा किस तरह भ्रमित करती है, मैं आज आपको क्लियर करता हूं। कोई भी घर में इनकम टैक्स पे ही है, प्रधानमंत्री के कोष से 1 रुपया नहीं मिलेगा।
अगर कोई भी घर में पेंशनर है, कोई भी उनका, अगर किसान का बच्चा फौज में है, किसान का बच्चा सिपाही है, तो किसान को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर वो एम्प्लॉय है, सुनने की हिम्मत रखो, अगर कोई एम्प्लॉय है उसको किसान को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कोई प्रैक्टिशनर, वकील या डॉक्टर है, उसको किसान प्रधानमंत्री योजना से कोई लाभ नहीं है। ये कहते हैं किसानों को पैसे मिलेंगे। अरे एक एक करके आप पहले कमियां बताया कीजिए, आप इस पर कौन दिखाइए, वो कैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि, मुझे पता था ये करेंगे, मुझे पता था ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे, मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी उनको चुप कराइए। वीरेंद्र जी, एक 30 सेकंड में उनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। एक बार 30 सेकंड में रजत पंजेटा जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करें, मैं बिल्कुल फाइनल रिएक्शन की तरफ बढ़ूंगा। पंजेटा जी रिएक्शन, अरे मैंने एमपी का उदाहरण दे दिया, मैं आपको हरियाणा का उदाहरण देता हूँ। ये कृषि कानून आने से पहले शक्ति भोग आटा सुना आपने, 100 करोड़ का घोटाला किया उस दौर के अंदर शक्ति भोग आटा वाले ने, क्या उखाड़ दिया, कितने चेक बाउंस करके पॉपुलर के ठेके कर गए, लोगों की फसलें लगवा के किसानों की, और भाग गए रातों रात अपने शटर बंद करके। अरे क्या बात करते हो आप, पैन कार्ड के ऊपर पूरा मंडी सिस्टम चलाने की बात करते हो। मुझे पता था ये डिस्टर्ब करेंगे, आप प्लीज सुनिए पहले। आयुषी ऐसे डिबेट करने का कोई फायदा नहीं, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। ठीक है वीरेंद्र जी एक सेकंड भाई सुन लें। वीरेंद्र जी भाई देखिए, आपको फाइनल कंक्लूड आपको ही करना है, ठीक है। पंजेटा जी की बात को कंप्लीट होने दे। देखिए डिस्टर्बेंस में ही सब पूरा समय जाता है, आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। वीरेंद्र जी थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। पंजेटा जी की बात कंप्लीट होने दें, एक सेकंड। पंजेटा जी जल्दी से कंप्लीट करें। इन्होंने पहले भी किसी बात का जवाब नहीं दिया, इनके पास अभी भी जवाब नहीं होगा। ये कहते हैं सबके सब किसान नहीं है, जो इन्होंने अभी जो इस्माइल के ऊपर उपवास रखा, वहाँ पे वो औरतें कह रही हम आए गंगा वोटर के लिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री के घर बनेंगे। एक हाथी का पेड़ा बेचने वाला था, उससे बार बार पूछा भाई तो किसान है, उसने कहा, उस पत्रकार ने कहा ये पेड़ा बेचने की दुकान है, इसकी नकली किसान बन के बैठा हुआ है। अरे आपको तो एक्सपोज करने के लिए मीडिया ही होते हैं। अरे आपने अगर किसानों के फेवर में होते तो इतनी बारिश पड़ रही है, रोज किसान मर रहे हैं, आपके फेवर वाले कहाँ हैं? आपके कहाँ हैं फेवर वाले? एक दिन बरसात में ठंड में बैठ के दिखाओ, एक दिन ठंड में बैठ के दिखाएंगे किसान फेवर वाले। ठीक है चलिए, ठीक है पंजेटा जी अब भी इसका जवाब लेते हैं, ठीक है। वीरेंद्र जी अब जवाब दीजिए। शुरू करता हूँ, ये अनाप शनाप बहुत सारे अगड़म दगड़म करके इन्होंने आंकड़े, अरे सारे फैक्ट्स चाहिए मीडिया रिपोर्ट से, आप मीडिया को झूठा ठहरा रहे हो, ये मीडिया रिपोर्ट से। पेट में झूठे बोल गए, आपने तो जो मैंने नहीं बोला उसको तथ्य बता दिया। अरे ये मीडिया रिपोर्ट से, अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में क्या बोला था। ठीक है चलिए पंजेटा जी, भाई वीरेंद्र जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए, मेरे पास समय नहीं है, मुझे वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है, ठीक है बहुत जल्दी से। ठीक है पंजेटा जी शांत हो जाएं, पंजेटा जी शांत हो जाएं। वीरेंद्र जी बहुत जल्दी से, बहुत शार्पली बात रखें। वीरेंद्र जी आप मेरे आप ना भटकाइए मत, जो मैं सवाल कर रहा हूँ एक एक करके जवाब दीजिए। चौहान जी मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, आप सारी बातों का जवाब दीजिए जो मैंने एक एक करके मुद्दे उठाए हैं। जवाब मिल जाएगा क्या? मैं चुप हूँ, आप सुनिए, आप बोलिए। कितने बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं मिस्टर पंजेटा आप। क्या कभी सरकार ने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को भी हम पैसा भेज रहे हैं? जब हम अरे दीजिए आप, अरे उठो, अरे मैं तो अगर घर में सिपाही है, उसका लड़का फौज में, उसको भी नहीं मिलेगा भाई साहब। अरे कोई वकील है, डॉक्टर है, उसको भी नहीं मिलेगा। अरे कोई पेंशनर है, उसको भी नहीं मिलेगा। अरे फैक्ट चेक करो, फैक्ट चेक करो, आप प्रोपेगेंडा नहीं है, सच्चाई है। अरे आपको पता ही कुछ नहीं है फिर, अगर आपको फैक्ट ही नहीं पता क्या है। फैक्ट बता रहा हूँ, आपको हिम्मत है सुनने की? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अरे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पैसा चला गया और मिस्टर पंजेटा उनकी बात करने आगे जिनके बारे में हमने कहा ही नहीं कि हमने उनको दिया है। अरे भाई जिनको दिया है 9 करोड़ से ज्यादा किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उसको पंजेटा जी देखेंगे नहीं। हाँ, जिनको हमने कहा ही नहीं। चलिए अब इसी के साथ चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी होगी। किसके फैक्ट्स करेक्ट हैं, किसके फैक्ट इनकरेक्ट हैं, भाई ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन उम्मीद इस बात की है कि इस 8 तारीख को जो वार्ता होने वाली उसमें समाधान निकला और 41 दिन से बैठा हुआ किसान अपने घर चला जाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।